स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपनी फर्स्ट 4 थ्योरीज जो थी मोटिवेशन की वो कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर जो हमारी रिमेनिंग थ्योरीज हैं मोटिवेशन की वो कवर अप करके ये चैप्टर पूरी तरह से वाइंड अप कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी न्यू थ्योरी, दैट इज़ ERG थ्योरी। स्टूडेंट्स, जो हमारी ERG थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये दी थी एल्डफर ने। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी मोटिवेशन है वो उन्होंने कुछ एक हमें नीड्स दी थी। वो कौन कौन सी नीड्स थी? एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स, नेक्स्ट इज ग्रोथ नीड्स। इनके जब ये वाली नीड्स फुलफिल होती हैं तो पर्सन क्या होता रहता है? मोटिवेट होता रहता है। कुछ हद तक ये मैस्लो और हर्सबर्ग से रिलेटेड है, बट स्लाइटली इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने एक बात बोली है जो मैं आपको एंड में इस वीडियो जो हमारी थ्योरी है इसके एंड में मैं बताऊंगी। तो वो क्या बात बताई थी? तो बिफोर डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन नीड्स के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी एग्जिस्टेंस नीड के अंदर। तो जो एग्जिस्टेंस नीड्स होती हैं, दीज इंक्लूड्स ऑल द नीड्स रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। जो भी हमारी मैस्लो के अंदर फिजियोलॉजिकल जो फिजिकल नीड्स थी, सेफ्टी नीड्स थी, जैसे वो रोटी, कपड़ा और मकान था, और जो सेफ्टी नीड्स थी वो ही एग्जिस्टेंस नीड्स के अंदर कैटेगराइज्ड हुई हैं। Hence, the group of existence needs and physiological and safety needs fall in one category, and these have the same impact on individual behavior. और ये existence needs के अंदर आती हैं। फर्दर जो हमारी रिलेटेडनेस नीड्स हैं, इसके अंदर जो मैस्लो की सोशल नीड्स थी वो हमारी रिलेटेडनेस के अंदर कैटेगराइज्ड हुई है। नेक्स्ट इज हमारी ग्रोथ नीड्स, एंड दिस इन्वॉल्व द पर्सन टू गो अहेड फॉर क्रिएटिंग। मतलब कि इसके अंदर है कि हमने कुछ अगर हासिल कर भी लिया, हमें यही चाहिए हम उससे ज़्यादा और उसमें प्रोफिशेंसी हमारी इंक्रीज हो। जैसे एक सिंगर है, अगर उसने 1 to 2 सॉन्ग्स गा दिए और वो उसके चल भी पड़ रहे हैं, उसे लगता है कि अब आगे और भी जितने वो सॉन्ग्स निकाले वो सारे के सारे बहुत अच्छे से मार्केट के अंदर चले। तो ये क्या है? उसकी ग्रोथ नीड्स हैं। मतलब कि इसके अंदर जो मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं वो क्या आ जाएंगी। फर्दर व्हाट एल्डेफर हैज़ टोल्ड, एल्डेफर ने बोला था कि जैसे मैस्लो ने तो बोला था कि अगर एक नीड फुलफिल हो जाएगी तो पर्सन किसके ऊपर मूव कर जाएगा? नेक्स्ट नीड के ऊपर मूव कर जाएगा। लेकिन एल्डेफर ने ये नहीं बोला। वो कहते हैं कि सपोज हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारी मैस्लो की पिरामिड थी, ठीक है, मैस्लो की पिरामिड कहाँ पर जाकर वाइंड अप होती थी? लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के ऊपर वो क्या हो जाती थी? वाइंड अप हो जाती थी। ठीक है, लेकिन एल्डेफर कहते हैं कि इसके बाद क्या? बस क्या ख़त्म? नहीं, ऐसा नहीं है। एल्डेफर सेड दैट कि जो पर्सन की अगर सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो वो वापस से लोअर नीड्स के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। Eldefer stressed that when higher needs are frustrated, lower needs will return. Lower needs वापस से आ जाएंगी। अब अंदर ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो वापस से कुछ भी उसकी डिससेटिस्फेक्शन उसको अराइज हो सकती है, जितनी भी पिछली रिमेनिंग नीड्स जो पहले फुलफिल हो चुकी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है वो फुलफिल होगी तो चल गया, नहीं, वापस से उसको डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो सकती है, और ये साइकिल इस तरह से चलता रहेगा। फिर सपोज पर्सन की अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स फुलफिल होगी, मे बी उसको अब सोशल नीड्स चाहिए हो, मे बी उसका कोई दोस्त वगैरह ना रहा हो, तो उसे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर नीड की जो आप कह लीजिए वांट है वो क्या हो सकती है? अराइज हो सकती है। तो एल्डेफर ने यही स्ट्रेस दिया था कि अगर हायर नीड्स फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी तो लोअर नीड्स रिटर्न हो जाएंगी, इवन दो दे वर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, चाहे वो पहले क्या हो गई थी? सेटिस्फाइड हो गई थी। तो यहाँ पर भी जो एल्डेफर हैं उन्होंने भी मोटिवेशन को नीड्स की फॉर्म में ही कैटेगराइज किया है कि अगर इसको हम ऑर्गेनाइजेशन में इसकी इम्प्लीकेशन की बात करें तो यही है कि मैनेजर्स नीड्स को आप हथियार लेकर चल सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कम्स द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। स्टूडेंट्स, जो हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी
दिस वॉज गिवन बाय विक्टर एच ब्रूम। ये किन्होंने दी थी? हमारे विक्टर एच ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, इसके अंदर लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है। ही टोल्ड दैट पीपल विल बी मोटिवेटेड टू डू थिंग्स टू रीच अ गोल। इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो लोग हैं वो मोटिवेट कैसे होंगे टू डू थिंग्स टू रीच अ गोल। मतलब कि वो गोल से, मतलब अगर उन्होंने कोई चीज़ अचीव करनी है, उस अचीवमेंट से वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू विक्टर एच ब्रूम वो क्या कहते हैं कि पीपल कैसे मोटिवेट होंगे? जब उनका कोई लक्ष्य होगा, कोई गोल होगा, और वो जो लक्ष्य होगा, गोल होगा, वो वर्थफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपका गोल है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है, आपका गोल है कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। तो आपको पता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, डीप कंसेप्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो ये आपका गोल है और आप इस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट होके तभी आप क्या करेंगे कि हाँ मुझे पता है कि वो पेपर बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के नहीं क्लियर हो सकता। वैसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता बिना कंसेप्ट क्लैरिटी के, बट उसमें भी आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की। एंड फॉर दैट आप क्या करेंगे, अगर आप मोटिवेटेड हैं, इनसाइडली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि आपको वो लक्ष्य हासिल करना ही है, आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना ही है, तो आप क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंगली मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको उस गोल में क्या दिख रही है? वर्थ दिख रही है। तो यहाँ पर विक्टर एच ब्रूम ने भी यही बोला है। दोबारा से देखिए, ही टोल्ड दैट पीपल विल बी मोटिवेटेड। लोग कैसे मोटिवेटेड होंगे? टू डू थिंग्स टू रीच अ गोल। वो कुछ काम करेंगे ताकि वो गोल को अचीव कर पाए। अगर उन्हें लगता है कि उस गोल में क्या है, कुछ वर्थ है, कुछ पावर है, एंड दे सी दैट वट दे विल डू विल हेल्प देम इन अचीविंग इट, और उन्हें पता है कि हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हम उस लक्ष्य को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। In other words, people motivation towards doing anything is the result of the value they place on the outcome of their effort. Obvious ही बात है, लोगों की मोटिवेशन है किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? जो वो वैल्यू, जो वो एफर्ट्स लगाएंगे उस पर्टिकुलर आउटकम को अचीव करने के लिए, और जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस उस एफर्ट्स को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विक्टर एच ब्रूम ने एक एल्जेब्रिक फॉर्म दी है। ठीक है, वो मोटिवेशन, इसके अंदर कैसे उन्होंने मोटिवेशन को डिफाइन किया है? मोटिवेशन इज इक्वल्स टू बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। मोटिवेशन क्या है? बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेंसी। सभी के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैनेजमेंट के अंदर न्यूमेरिक्स की बात कैसे होगी, न्यूमेरिकल फार्मूला की बात कैसे होगी? उन्होंने शब्दों को न्यूमेरिक्स की फॉर्म में क्या किया है? डिस्क्राइब किया है विक्टर एच ब्रूम ने। एंड फोर्स उनके लिए क्या है? मोटिवेशन। पर्सन की जो स्ट्रेंथ है, पर्सन का जो मोटिवेशन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? विक्टर एच ब्रूम के वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस क्या है? इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एन आउटकम। जो हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब पावर है, और मैं उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ही क्या करूँगी? मेहनत करूँगी। और एक्सपेक्टेंसी क्या है? इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर एक्शन विल लीड टू अ डिजायर। और एक्सपेक्टेंसी क्या है? कि आप मेहनत करेंगे और आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो जो मेहनत है वो क्या है? जो आपका हार्डवर्क है वो क्या है? बैलेंस है। तो मोटिवेशन कैसे है? कि मेहनत, और जो आपके माइंड में वो एक जो लाइट वाली गाड़ी घूम रही है कि हाँ आपको उस गाड़ी में बैठना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, वो क्या है? आपकी एक्सपेक्टेंसी है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करेंगी? मोटिवेट करेंगी, और आपको हौसला देंगी, हिम्मत देंगी कि आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया है? बैलेंस को फर्दर कैटेगराइज किया है ज़ीरो बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस में। अगर हम बात करें ज़ीरो बैलेंस की, तो ज़ीरो बैलेंस क्या होता है? ज़ीरो बैलेंस होता है when an individual is indifferent to achieve a certain goal, the balance is, मतलब उसे है ही नहीं कुछ भी कि उसे गोल हासिल करना है कि नहीं करना, देन मतलब कुछ भी नहीं पता आगे का। जैसे सपोज आपको फर्दर पता ही नहीं है आप पढ़ क्यों रहे हो, आपको आगे का लक्ष्य ही नहीं पता, आपको गोल ही नहीं पता, देन यू हैव अ ज़ीरो बैलेंस, बिकॉज आपकी कोई एक्सपेक्टेंसी ही नहीं है।
और नेगेटिव वैलेंस होगा जब आपको व्हेन एन इंडिविजुअल प्रेफर, आपको कुछ करना ही नहीं, आप कहते हो चलो कोई नहीं पढ़ाई पढ़ाई कर ली बट हमने आगे कुछ भी नहीं करना, मतलब आपका कोई एम ही नहीं है लाइफ में, तो तब क्या है नेगेटिव बैलेंस। और पॉजिटिव बैलेंस क्या है, जब तुम्हारा है कि मुझे पढ़ाई करके आईएएस ऑफिसर बनना है, आपकी एक्सपेक्टेंसी भी है और एक्सपेक्टेंसी के साथ बैलेंस भी है, तो देन दैट इज़ अ पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर हो गया। तो कंक्लूजन यही है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सनस मोटिवेशन, जो बंदे की मोटिवेशन है, हम पर्सन की जो मोटिवेशन है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी बैलेंस के ऊपर और उसकी एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। क्योंकि अगर आपको वो जो ब्लू लाइट और एक वाइट गाड़ी दिख रही है, ठीक है, ये गाड़ी है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है, आपको ये गाड़ी भी चाहिए, ठीक है, एक औहदा चाहिए, एक पोजीशन चाहिए, और आपको पता है कि आप इस औहदे को हासिल करने के लिए मेहनती भी हैं, कर लेंगे आप उसको हासिल, तो क्या है आप इनसाइडली क्या है मोटिवेटेड हैं। और विक्टर एच ब्रूम ने यही बोला है कि पर्सन की मोटिवेशन डिपेंड करती है बैलेंस के ऊपर और एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, इसको पर्सनल लाइफ में ज़रूर फॉलो करना, आप कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे अपने आने वाले वक्त के अंदर। नेक्स्ट है स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब व्हाट स्टेसी एडम ने क्या बोला है इक्विटी थ्योरी के बारे में। इक्विटी का मतलब ही क्या है, इक्वलाइजेशन, ठीक है। तो इसको आप प्रोपाउंडर कौन था, किसने बनाई थी ये थ्योरी, स्टेसी एडम ने, ठीक है। आगे फर्दर, जैसे मैं अभी सबके नामों के ऊपर बहुत जोर दे रही हूँ, सबसे पहले अभी हमने पिछली कौन सी थ्योरी की थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो किसने दी थी, विक्टर एच ब्रूम ने। और पहले हमने कौन सी करी थी, ईआरजी थ्योरी, जो किसने दी थी, एल्डरफर ने। स्टूडेंट्स इनके ईयर्स और जो कौन प्रोपाउंडर है इस पर्टिकुलर थ्योरी का, ये अच्छे से याद करो। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टाइम ना अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन्हीं के ऊपर आएंगे, वो थ्योरी का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये थ्योरी किसने दी थी या कौन से ईयर में ये थ्योरी आई थी। वो डिटेल में नहीं पूछेंगे, वो मेन पॉइंट्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो इनको बाय हार्ट अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टेसी एडम्स इक्विटी थ्योरी। इसको किसने प्रोपाउंड किया था, स्टेसी एडम ने। और इन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या बोला है, दिस थ्योरी रिकॉग्नाइजेस दैट पीपल कंसर्न नॉट ओनली विद टोटल रिवॉर्ड्स दे रिसीव फॉर देयर एफर्ट बट ऑल्सो विद द रिलेशनशिप ऑफ दिस रिवॉर्ड्स टू व्हाट अदर्स रिसीव। स्टूडेंट्स इसके अंदर ना, ये आपके साथ भी कई बार होता है, हमें हमेशा दूसरे की थाली में झांकने की बड़ी आदत होती है, और इसी को स्टेसी एडम ने बहुत अच्छे से बताया है। व्हाट स्टेसी एडम सेड कि नो डाउट हमें अपने रिवॉर्ड से तो कंसर्न होता है, बट ज़्यादा कंसर्न होता है कि दूसरे को क्या मिला, दूसरे को मैम ने कितने नंबर दिए हैं, क्योंकि हार्डवर्क दोनों ने सेम किया था, मेरे इतने नंबर क्यों आए हैं, दूसरे के इतने नंबर क्यों आए हैं, ठीक है। तो जो इक्विटी थ्योरी है मोटिवेशन की, इसके अंदर हम देखते हैं कि पर्सन्स कैसे मोटिवेट होते हैं, या मोटिवेशन के बारे में स्टेसी एडम ने क्या बोला है। According to Adams, people always compare their work performance and reward as a result of with the rewards of other get with the purpose of knowing whether they are not being discriminated against. According to Adams, Adam क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग हैं अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस और अपने रिवॉर्ड्स किन के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये चेकआउट करते हैं कि क्या हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हमारे साथ हुआ, ठीक है। If it is actually happening, it will be called the situation of inequity. अगर इस तरह की चीज़ हो रही होगी जिसमें उनको कम रिवॉर्ड मिल रहा होगा, कॉम्पिटिटर को सेम काम के लिए ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होगा, या वाइस वर्सा सिचुएशन है, तो वो सिचुएशन को कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, सिचुएशन ऑफ inequity, and people will be motivated against turning this situation of this state to equity. और लोग मोटिवेट कब होंगे, हम मोटिवेट कब होते हैं, जब हम बैलेंस सिचुएशन क्या कर दें, क्रिएट कर दें, ठीक है। वो हम आगे करेंगे कि वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, if an employee thinks that he is getting more rewards for his work in comparison with some other employees giving the same work performance, he will come to develop a sense of dissatisfaction and he will get motivated to perform better by doing more work than is usual for him. Suppose यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एम्प्लॉई है
उसे लगता है कि उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है किसके कंपैरिजन में, किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में, ठीक है, वो सेम वर्क परफॉर्मेंस भी दे रहा है, ही विल कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। और उसके अंदर किस तरह की सेंस आ जाएगी, सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगी, ठीक है। एंड ही विल गेट मोटिवेटेड, उसे लगेगा, मतलब एक तरह की डिससेटिस्फेक्शन का ये नहीं मतलब कि कुछ वो डीमोटिवेट नहीं, कहने का मतलब है जहाँ पर इम्बैलेंस की सिचुएशन आ जाएगी कि उसे ज़्यादा मिल रहा है, काम तो दोनों ही एक कर रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। और उसे लगेगा कि हाँ, अगर तो ईमानदार हुआ वो बंदा तो वो कहेगा कि हाँ भी मैं तो अब आगे से ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा, ताकि हम मेरा बी बंदा जिसको कम पैसे मिल रहे हैं, काम वो भी इतना ही कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, ताकि हमारे में क्या हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट हो जाए। क्योंकि कंपटीशन भी तुम्हें पता है तभी अच्छा लगता है जब दोनों पार्टीज क्या हो, एक ही लेवल की हो। लेकिन अगर पता ही है कि बी कम है ए ज़्यादा है, वहाँ पर कंपटीशन का मज़ा नहीं है। कंपटीशन का मज़ा भी तभी है जब ए और बी दोनों क्या हो, सेम लेवल पे हो, हर चीज़ सेम हो, तभी कंपटीशन का भी फ़ायदा है। According to this theory, it has been said that when a person feels under-rewarded and over-rewarded for his efforts, he feel unsatisfied and get motivated to create a balance. और अगर person under-rewarded है या over-rewarded भी है अपने efforts के लिए, तो वो हमेशा क्या रहेगा, unsatisfied रहेगा। और satisfied कब बनेगा, जब सिचुएशन कैसी हो, बैलेंस हो। अब देखो यहाँ पर क्या था, उसे रिवॉर्ड क्या मिल रहा था, ऊपर वाली सिचुएशन में ज़्यादा मिल रहा था, काम एक तरह से सेम ही था, काम इधर भी सेम था बट इसको कम मिल रहा था। अब बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, ठीक है, बैलेंस वो कैसे क्रिएट करेगा, या तो उसका बॉस उसको कम पैसे दे, भी वो बैलेंस मेंटेन, इक्वलिटी मेंटेन करके चले, ठीक है, या वो और ज़्यादा मेहनत करे, क्योंकि उसे पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो मेहनत भी और ज़्यादा करे, काम भी और ज़्यादा करे, तभी क्या हो पाएगा, बैलेंस क्रिएट हो पाएगा और वो मोटिवेटेड फील करेगा, सेंस ऑफ कंपटीशन भी आएगी। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, हमें यहाँ पर 5 कंपोनेंट्स एडम्स ने दिए हैं। वो 5 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट्स, आउटपुट्स, कंपैरिजन, ड्राइंग कंक्लूजन एंड री एस्टैब्लिशिंग इक्विटी। इफ़ वी टॉक अबाउट इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब क्या है, इनपुट मीन्स द कंट्रीब्यूशन गिवन इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, कि जो भी कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ नोन एज इनपुट। एंड कंट्रीब्यूशन कैन हैव वेरियस फॉर्म्स। अब इनपुट का क्या मतलब है, जो भी वो काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इन्होंने लिया हुआ है, कोई एफर्ट्स हो सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, ठीक है। और आउटकम क्या होती है, जो परफॉर्मेंस आई है, ठीक है। आउटकम मीन्स रिवॉर्ड फॉर वन इनपुट, कि जो एक बंदे ने काम किया, सपोज आपने एफर्ट्स कोई डाले हैं और एफर्ट्स के बदले में आपको जो चीज़ मिल रही है, वो जो चीज़ मिल रही है, दैट इज़ नोन एज रिवॉर्ड। एन एम्प्लॉय गेट्स रिवॉर्ड आउटकम इन द फॉर्म ऑफ रेमोनरेशन। उसको जो रिवॉर्ड्स हैं वो किसकी फॉर्म में मिलता है, रेमोनरेशन की फॉर्म में, प्रमोशन की फॉर्म में, प्रेज की फॉर्म में, इंक्रीमेंट की फॉर्म में, फ्रेंडशिप की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, या उसको वर्क प्लेस के ऊपर रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। नेक्स्ट कम्स दी कंपैरिजन। कंपैरिजन के अंदर क्या है कि द चीफ थिंग, इस थ्योरी की जो मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है कंपैरिजन, कि इंडिविजुअल यहाँ पर क्या करता है, अपनी इनपुट्स और आउटकम, जो भी आउटकम्स हैं, इनपुट जितनी उसने मेहनत डाली, जितना उसने किसी इंग्रेडिएंट्स डाले किसी पर्टिकुलर काम को करने के, और उसके बाद जो एंड रिजल्ट मिला, दैट इज़ आउटकम, उसको कंपेयर करता है। Here it should be kept in mind that it is not necessary that individual makes comparison only with others. यहाँ पर ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ comparison दूसरों से करेगा। He can make comparison with his own previous experience. हम अपनी past की performances के साथ भी क्या कर सकते हैं, comparison कर सकते हैं। The object of comparison is called referent. और जिस basis पर हम comparison कर रहे हैं, जो वो बेस है, उस बेस को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेफरेंट बोलते हैं। अब देख लीजिए, जो 4 तरह की सिचुएशन इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ सकती हैं जब वो अपनी
परफॉर्मेंस को क्या कर रहा होगा, कंपेयर कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहली जो सिचुएशन है वो है अदर इनसाइड, नेक्स्ट इज अदर आउटसाइड, फिर है सेल्फ इनसाइड और सेल्फ आउटसाइड। अगर मैं बात करूं अदर इनसाइड की, तो अदर इनसाइड का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो कंपेयर करेगा हिमसेल्फ को विद अदर एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द सेम वर्क। यहाँ पर जो ए बंदा है वो जो बी बंदा है उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा, उसके साथ वो क्या करेगा, उसे कंपेयर करेगा। नेक्स्ट इज अदर आउटसाइड, यहाँ पर वो कंपेयर करेगा हिमसेल्फ विद द पीपल डूइंग द सेम वर्क आउटसाइड दी, बाहर या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम काम कर रहा होगा उसके साथ वो कंपेयर करेगा। सेल्फ इनसाइड मतलब अब जो लास्ट वाली टू सिचुएशन है वो अपने साथ की है उसकी, तो सेल्फ इनसाइड में वो क्या करता है, एम्प्लॉय कैन कंपेयर विद ओल्ड एक्सपीरियंसेस इन हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सपोज वो SQR लिमिटेड में काम कर रहा था 10 सालों से, करंट परफॉर्मेंस को पिछले साल की या उससे पिछले साल या पिछले कई सालों की परफॉर्मेंस के साथ वो कंपेयर कर सकता है। और कब की, जब जब तक उसने ड्यूरिंग द होल टेन्योर while he was working in SQR organization, पूरी जो SQR organization में जितने टेन्योर के लिए उसने काम किया है उसके साथ कंपेयर करके। और लास्ट जो है वो है सेल्फ आउटसाइड, मतलब सपोज SQR से पहले वो ABQ में भी काम कर रहा था, तो ABQ के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और SQR के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, दोनों को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा और उसके बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करेगा। अब है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन कब उसे पता लगेगा कि वो ओवर रिवॉर्डेड है या अंडर रिवॉर्डेड है या सिचुएशन ऑफ इक्विटी में है। तो अगर ओवर रिवॉर्डेड की बात करें फिर कंपैरिजन के बाद वो कॉन्क्लूजन निकालेगा। जब कॉन्क्लूजन निकालेगा तो वो 3 सिचुएशन फेस करेगा, या तो वो सिचुएशन होगी ओवर रिवॉर्डेड की या अंडर रिवॉर्डेड की, या वो सिचुएशन होगी सिचुएशन ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवर रिवॉर्डेड की। ओवर रिवॉर्डेड के अंदर इन दिस सिचुएशन द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर जो पर्सन की जो आउटकम है, ये मेहनत होगी, ये उसका रिजल्ट हो गया, वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उसको आउटकम्स भी ज़्यादा हैं, मतलब उसे रिवॉर्ड आउटकम यहाँ पर क्या मतलब, मैंने आपको इनिशियली बताया था, रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है इनपुट्स के कंपैरिजन में। और एज कम ये ए बंदे के हैं, ये बी बंदे के हैं, जब उसे ज़्यादा मिल रहा है तो वो सिचुएशन कैसी है, ओवर रिवॉर्डेड है। इन दिस सिचुएशन, ठीक है, ये देखो नीचे इसके एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि जो ये सिचुएशन है, ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, उसे मोर रिवॉर्ड्स मिलते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। द कॉज ऑफ इज डिससेटिस्फेक्शन, उसे डिससेटिस्फेक्शन ये लगेगा कि रिवॉर्ड्स तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, मैं इतने एफर्ट्स तो डाल नहीं रहा, इतना काम तो कर नहीं रहा। ठीक है, ही इज़ नॉट रिकनसाइल्ड टू दिस सिचुएशन, मतलब कि वो अपने आप को इस चीज़ से मैच नहीं कर पा रहा इस पर्टिकुलर सिचुएशन से। अब इस सिचुएशन को बैलेंस आउट करने के लिए वो क्या करता है, इक्विटी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अब इस सिचुएशंस को पढ़ने के बाद ना मैं आपको बताऊंगी कि हम इक्विटी बैलेंस कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, फिर है अंडर रिवॉर्डेड। अंडर रिवॉर्डेड में क्या होगा कि दूसरे बंदे के आउटकम्स जो दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। इस सिचुएशन में उसे लेस रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर भी वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड होगा। और सिचुएशन ऑफ इक्विटी में क्या होगा कि दोनों को क्या है, इक्वल बैलेंस चलेगा, मतलब कि सेम है, जितना मुझे मिल रहा है उतना ही सामने वाली पार्टी को भी मिल रहा है। ये तो होगी मतलब बेस्ट सिचुएशन, विन विन सिचुएशन होगी, कहने का मतलब है सिचुएशन ऑफ इक्विटी। अब जो लास्ट है वो यही कहता है कि अभी हमने कॉन्क्लूजन्स तो पढ़ लिए, ड्राइंग कॉन्क्लूजन्स, अब बैलेंस कैसे मेंटेन करें, मतलब इक्विटी को किस तरह से री इस्टेब्लिश करें। सबसे पहले है चेंजिंग इनपुट्स। इनपुट्स क्या आते हैं, मेहनत। अगर देखो मैं मेहनत कम कर रही हूँ पर पैसा मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मेहनत ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दूँगी, ताकि जितना मुझे पैसा मिल रहा है मैं उसके साथ उसको मैच कर पाऊँ। कई बार हमें लगता है ना कि हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, हम काम तो इतना नहीं कर रहे, तो हमें लगता है कि उस पैसे को जस्टिफाई करने के लिए हमें काम भी क्या करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। जब वो काम ज़्यादा करेगा ना बंदा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो चेंजिंग इनपुट में यही बोला। फिर था चेंजिंग आउटपुट। तो
आप देखो, जैसे मेरे को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं पर मैं काम कम कर रही हूँ, तो जो बॉस है वो क्या करेगा, आउटपुट में बदलाव कर सकता है, तब मेरी सिचुएशन बैलेंस हो सकती है कि मुझे मतलब पैसे कम कर दे, जितने बी को मिल रहे हैं उतने ही ए को देने शुरू कर दे। अगर बी को 300 रुपये मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए और वही सेम काम को करने के लिए ए को 500 रुपये मिल रहे हैं, तो बॉस को करना चाहिए कि इसको भी कितने कर दे, 300 कर दे। इस तरह से भी सिचुएशन क्या हो सकती है, बदल हो सकती है। इसको बोलते हैं चेंजिंग आउटपुट। आउटपुट आपको मालूम ही है क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स। चेंजिंग एंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अदर्स। अगर मैं अंडर रिवॉर्ड हूँ, मतलब मैं काम भी कम कर रही हूँ, पैसे भी कम, मतलब कि कम ही मिल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे में बदलाव कर दिया जाए, बी में बदलाव कर दिया जाए, ठीक है। चेंजिंग द रेफरेंट। रेफरेंट क्या था कि ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था रेफरेंट यहाँ पर। रेफरेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन, जिसके बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, जो परफॉर्मेंस है, जैसे परफॉर्मेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज की चेंजिंग द रेफरेंट। व्हेन द सिचुएशन ऑफ इनइक्विटी इमर्जेस बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन विद सम पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हम वो बेस ही बदल दें, हम कुछ और ले लें जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, या वो चीज़ ही क्या हो, सेम हो, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम मेहनत भी करते हैं और हमें उतने मतलब कि रिजल्ट्स भी नहीं मिलता, फिर हम और दूसरों के साथ कंपेयर, कई बार वो कम एफर्ट करते हैं बट उन्हें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, फिर हमें लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकता है, तो हमें कोई और चीज़ के ऊपर हमें कंपैरिजन, मतलब कि जिस अभी करंट में सपोज परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, मैं हम नेक्स्ट टाइम पर अगर कंपैरिजन करना है, अपने आप को सेटिस्फाइड ही तो करना है। मे बी आप किसी और चीज़ में स्ट्रांग हो, तो जो चीज़ आपकी स्ट्रांग होगी आप उसके साथ उस चीज़ के बेसिस पर कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप रेफरेंट को ही पूरी पूरी तरह से बदल कर भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और लास्ट इज लीविंग द सिचुएशन, कि एम्प्लॉय को अगर लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन नहीं ठीक होती, उसे सिचुएशन ही क्या कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए और नेक्स्ट पे मूव कर जाना चाहिए। इससे भी क्या होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। इम्प्लीकेशन इस थ्योरी का यही है कि हम इसमें क्या करते हैं, परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पर हमें इनइक्विटी और अपनी डिससेटिस्फेक्शन का पता लगता है, और वो डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करने के लिए हम बेसिस ढूंढते हैं। जब वो बेसिस मिल जाता है तो पर्सन क्या हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है। बट इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कुछ एक ग्राउंड्स पे। वो ग्राउंड्स यही थे कि कंपैरिजन करना आसान नहीं है, इनपुट्स आउटपुट में रिलेशनशिप बैठाना आसान नहीं है, इनको रिकंसाइल करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमारी मोटिवेशन थ्योरी रहती है वो है मैकलैंड की है। मैकलैंड मॉडल है, ठीक है। मैकलैंड मॉडल है, उसके अंदर मैकलैंड ने एक तरह से ना, आप कह लीजिए कैटेगरीज 3 बनाई हुई हैं नीड्स की, और इनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब एक तरह के ना, इसने पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें मैकलैंड ने क्या किए हुए हैं, बताए हुए हैं। अब वो क्या है पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे इसने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है पर्सन को। एक है वो लोग जिनको अचीवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो अचीवर्स होते हैं, जिन्हें आप कह लीजिए एक औहदा चाहिए होता है। दूसरे हैं नीड फॉर एफिलिएशन पर्सन, और लास्ट है नीड फॉर पावर पर्सन। उसके बेसिस पर इन्होंने ना हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई हैं, फीचर्स बताए हैं कि इन जैसे लोग किस पर्सनालिटी के होते हैं और उनको किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नीड फॉर अचीवमेंट की। तो मैकलैंड ने इंडिकेट किया है कि जो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग, हम सबको होता है कि हाँ हम कुछ हासिल करें, अचीवमेंट करें, तो वो अचीवमेंट से इस तरह के जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, जब उन्हें कोई हायर रैंक मिल जाए या कुछ इस तरह की चीज़ हो जो उनके ओहदे को बढ़ाए, उस चीज़ से वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके इन्होंने फीचर्स बताए हुए हैं। दे लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग, उन्हें प्रॉब्लम्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना अच्छा लगता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है। टेंड टू सेट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, और ये डिफ़िकल्ट गोल सेट करते हैं। ग्रेटली वैल्यू फीडबैक, हाँ कोई उन्हें काम के बाद बताए कि तुमने ये काम कैसे किया, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है।
Hence, people having high motivation needs tends to be highly motivated by challenging. और अगर हम इनको चैलेंजिंग जॉब्स देना तो उस चीज़ से ये क्या होंगे, मोटिवेट होंगे. तो इस जो जिन पर्सन्स में नीड फॉर अचीवमेंट होती है उन्हें चैलेंजिंग जॉब्स देनी चाहिए. चैलेंजिंग जॉब से वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिलिएशन. मैकलैंड ने फर्दर सजेस्ट किया है पीपल विद अ हाई नीड फॉर एफिलिएशन यूजली ड्राइव प्लेजर ऑफ बीइंग लव्ड. इस तरह के जिन लोगों में नीड फॉर एफिलिएशन होती है उन्हें अच्छा लगता है कि कोई उन्हें प्यार से बुलाए. एंड अगर कोई उन्हें रिजेक्ट करता है वो चीज़ उन्हें क्या करती है, डीमोटिवेट करती है. जिन लोगों में हाई नीड ऑफ एफिलिएशन होती हैं वो अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं. ठीक है, उन्हें क्लोजनेस की एक सेंस होती है, मतलब इजीली लोगों से इंटरेक्ट कर लेते हैं, लोगों को कंसोल करते हैं, लोगों को हेल्पिंग नेचर के होते हैं. एंड दे ऑल्सो फ्रेंडली इंजॉइंग फ्रेंडली इंट्रैक्शन विद अदर्स. तो इस तरह इनके रिलेटेड जो भी सोशल टास्क हैं वो सोशल टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और ऐसी चीज़ों से ही वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं. हाँ, कोई उन्हें अच्छे से बात कर ले, कोई अच्छा उनका फ्रेंड बन, इस तरह की चीज़ें उन्हें क्या करती है, मोटिवेट करती है और वो कुछ ना कुछ अच्छा फिर कर पाते हैं. ठीक है, और अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाते हैं और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. और लास्ट जो है वो है नीड फॉर पावर. Mackland model deals with the degree of control an individual desire over his situation. The need can be related to how people deal with failure or success, fear of failure and an erosion of power. नीड फॉर पावर वाले जो लोग होते हैं जिन्हें हाँ पावर की होती है, इनके अंदर ना ये होता है कि मतलब बड़ी लीडरशिप सॉर्ट के बंदे होते हैं, हाईली इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी कन्वर्सेशन में, आउटस्पोकन से होते हैं और इन्हें लोगों को पढ़ाना या पब्लिकली बोलना बहुत पसंद होता है. और पावर का हमेशा इनके अंदर लालच रहता है. और इनको किस तरह की चीज़ें मोटिवेट कर सकती हैं कि अगर उन्हें डर हो जाए कि हाँ तुम्हारी पावर छिन सकती है अगर तुम ये काम अच्छे से नहीं करोगे, तो ये एक तरह की नो डाउट है नेगेटिव मोटिवेशन, लेकिन इनको पॉजिटिव मैनर में क्या करेगी, मोटिवेट करेगी. उन्हें लगता है कि हाँ हमारा दबदबा बना रहे तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे. या कई बार फेलियर का, अगर उन्हें लगता है कि हम ये टास्क करेंगे हम फेल हो सकते हैं, तो वो क्या करेंगे पहले ही, और फेल हो गए तो हमारी पोजीशन जा सकती है, तो वो पहले ही क्या करेंगे, अलर्टली काम करेंगे. ये चीज़ें इनको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं. तो ये था हमारा मैकलैंड के अकॉर्डिंगली मोटिवेशन का मॉडल. 3 दी थी इसने, नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर के अकॉर्डिंगली कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी थ्योरीज मोटिवेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन योर करंट सेमेस्टर टू, बट आने वाले फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी, अगर टीचिंग के रिलेटेड आप एग्ज़ाम्स देते हैं या करंटली आप हायर जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आरबीआई सैबी के लिए भी, उनमें इन मैनेजमेंट आती हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये चैप्टर हो गया, लीडरशिप हो गया, इनको अच्छे से आप कीजिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. हमारा ये चैप्टर इसी वीडियो के अंदर कवर होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट लेंगे. कोई भी प्रॉब्लम आई है किसी भी मॉडल में, किसी भी थ्योरी में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग.